एक दिन का वाक़या होता है जब एक MBBS डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर अपने क्लिनिक से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में एक महिला उसे चलती हुई दिखाई देती है। महिला देखने में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ऐसा लग रहा था कि इसने कई दिन से खाना तक भी नहीं खाया है। जब डॉक्टर साहब इसकी बगल में आकर अपनी गाड़ी रोकते हैं तो देखते हैं ये महिला कोई और नहीं, ये महिला वही है जो इसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती है, इसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है। लेकिन इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? जब डॉक्टर साहब उससे पूछने लगते हैं कि तुम फलां लड़की हो, तो लड़की यहाँ पर एक बार के लिए सहम जाती है, रुक जाती है। और जब डॉक्टर साहब उससे गहराई से पूछने लगते हैं तो वो अपनी अपबीती बताती है। जब अपबीती डॉक्टर साहब सुनते हैं तो एक बार के लिए डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में सुनोगे तो आप भी एक बार के लिए यकीन नहीं कर पाओगे कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने वाला हूं, इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम सौरभ होता है। जो घर परिवार उसका होता है वो बहुत ही गरीब होता है। उसके पास कई बार तो किताब खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। दोस्तों इसकी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम दीक्षा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले की लड़की होती है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। एक दिन का वाक़या होता है जब सौरभ अपना कामकाज लेकर टीचर को दिखा रहा होता है और इधर जो दीक्षा होती है वो कहने लगती है कि मेरा काम तो अधूरा है, आज टीचर मुझे डांटेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, सौरभ से इसकी बुक ले लेती हूँ और लाइब्रेरी में बैठकर उससे अपना काम पूरा कर लूँगी और अगले पीरियड में मैं अपने काम को दिखा दूँगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। दीक्षा सौरभ के पास आ जाती है और सौरभ से कहने लगती है कि आपका काम कंप्लीट है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर सौरभ कहता है कि नोटबुक तो ले लीजिए, लेकिन जो काम की चीज़ है वही देखना, उसके बाद ज़्यादा पन्ने उसमें खोलकर मत देखना। यहाँ पर दीक्षा हाँ भर देती है और उस बुक को ले लेती है। उस बुक में जो उसका काम का सौदा होता है उसे तो वो उसमें से उतार लेती है और आगे जैसे ही पेज खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी शायरी लिखी होती है। उस शायरी को भी एक पन्ने पर वो नोट कर लेती है। नोट करने के बाद वो अपनी क्लास में आ जाती है। जो सौरभ की नोटबुक होती है उसे सौरभ को दे दिया जाता है। उसके बाद दीक्षा वही सब गुनगुनाने लगती है जो वहाँ पर उसने उसकी नोटबुक से चुराया होता है। यहाँ पर सौरभ को भी पता चल जाता है कि इसने मेरी नोटबुक से मेरी शायरी चुरा ली है। दोस्तों वो पहला दिन होता है। उसके बाद दीक्षा को भी सौरभ अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के नज़दीकियों में आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब भी इतने आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दीक्षा के पिताजी को पता चलता है कि एक बहुत ही गरीब लड़का है, उसके साथ तेरी बेटी प्यार प्रसंग में है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नाक कट जाए, तुम इस गरीब के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होते हैं, इसकी एक और बेटी होती है जिसकी शादी पड़ोस के ही एक गाँव में की हुई होती है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। उनका भी एक छोटा बेटा होता है जो इस दीक्षा की बहन का देवर होता है। यहाँ पर दीक्षा के पिताजी चाहते हैं कि क्यों ना इसे इसकी बहन की ससुराल में भेज दिया जाए, वहाँ पर ये देवर से बातचीत करेगी और उसके साथ प्यार हो जाएगा तो वहीं पर इसकी शादी कर दी जाएगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। दीक्षा को अब उसकी बहन के ससुराल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जब दीक्षा सामने अपनी बहन के देवर को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और कुछ दिन के बाद ही वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर वाले की रजामंदी से उन दोनों की शादी करा दी जाती है। इधर सौरभ को जब पता चलता है तो सौरभ एक दिन दीक्षा से मिलने के लिए बाजार में जाता है, लेकिन यहाँ पर दीक्षा सौरभ को पहचानने से भी मना कर देती है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तुम कौन हो। यहाँ पर सौरभ टूट जाता है और टूटकर वो अपने कामकाज में लग जाता है। वो यहाँ पर आशिकों की तरह पागल नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगता है। इधर जो दीक्षा होती है अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगती है और जो सौरभ होता है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करके MBBS डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनने के बाद वो एक
क्लिनिक खोल लेता है और उसी क्लिनिक पर अपना कामकाज करने लगता है। दोस्तों, आज उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती, अपनी गाड़ी होती है, अपना बंगला होता है, सब कुछ अपना होता है, लेकिन यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसका जीवन इस तरह से करवट लेगा वो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, दीक्षा को पता चलता है कि जो तेरा पति है वो तो किसी और लड़की के साथ भी प्यार प्रसंग में है, वो तेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करता, बस दिखावा करता है। यहाँ पर दीक्षा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान होकर वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो एक दिन अपनी सहेली से बातचीत करती है, उसे बताती है कि इस तरह से मेरा पति तो किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार प्रसंग में है, मैं क्या करूं, मैं उसे किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करूं। यहाँ पर सहेलियों में आपस में इस तरह से बात होती है और धीरे धीरे करके और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब इसके पूरे परिवार में जो घर के लोग होते हैं वो एक शादी समारोह में गए होते हैं। घर में इसका जो जेठ का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है वो होता है, वो समर को चलाने के लिए अचानक ही घर से बाहर की तरफ बालकोनी में निकलता है और समर को जैसे ही चलाता है अचानक उसे बिजली का इतना तगड़ा झटका लगता है और झटका लगने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। नीचे पक्का फर्श होता है, उसका सर ज़मीन में लगता है और इतनी अंदरूनी उसे चोट लगती है, वहीं पर बेहोशी की हालत में आ जाता है। दीक्षा तुरंत ही वहाँ पर शोर मचाने लगती है, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और आनन फानन में ही उस 14 साल के लड़के को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे लाने में थोड़ी देरी कर दी, आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर दीक्षा रोने लगती है और घर के और जो परिवार के लोग बाग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर दीक्षा के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि तूने ही इसको करंट लगाया है, तूने ही इसको मारा है, तेरी ही इसके साथ में कोई दुश्मनी है। दीक्षा अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दीक्षा से भी पूछताछ करती है। दीक्षा यहाँ पर यही कहती है कि मैं तो अंदर थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं, उसके बाद सारा खुलासा होगा। उसके बाद जो डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस यहाँ पर निगरानी रखने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो दीक्षा होती है अपनी एक सहेली से बात करती है जो दिल्ली में रहा करती है, उससे कहती है कि इस तरह से मामला हो चुका है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो घर में रहना दुर्लभ हो गया है, मुझे तो शायद अब पुलिस पकड़ ले जाएगी, क्योंकि सभी घर वाले यही कह रहे हैं कि ये सब दीक्षा ने किया है। तो यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो यही कहती है कि तुम मेरे पास दिल्ली आ जाओ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम चुपचाप घर से निकल आओ। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही शाम होती है, शाम को करीब 8 बजे का वक्त होता है, वो चुपचाप घर से निकलती है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ से दिल्ली की टिकट ले लेती है और चुपचाप दिल्ली पहुँच जाती है। अगली सुबह वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है, उसकी सहेली वहाँ पर मिलती है और सहेली उसे अपने कमरे पर ले जाती है। कुछ दिन तक तो उसी कमरे पर रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद अब दीक्षा भी ये सोचने लगती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, किसी के पास जाकर लगूं या नहीं लगूं, इसके पास रहूंगी तो मैं कब तक इसके ऊपर बोझ बनकर रहूंगी। फिर यहाँ पर उसकी किस्मत इस तरह से करवट लेती है, वो यहाँ पर एक काम वाली बन जाती है, पड़ोस के घर में जाती, वहाँ पर उनके बर्तन साफ करती, उनके कपड़े धोती, उनके पोछा लगाया करती। इस तरह से उसका कामकाज चलता रहता है। लगभग 10 से 12 दिनों से इसी तरह से बीत जाते हैं और यहाँ पर जब सौरभ उसे रास्ते में चलता हुआ देखता है, उसकी हालत को देखकर सौरभ भी पहचान जाता है कि ये तो दीक्षा है, ये तो वही लड़की है जो कॉलेज में तेरे साथ पढ़ा करती थी, बड़ी नटखट हुआ करती थी, बड़े ही पैसे वाली थी, बड़ी ही घमंडी थी, लेकिन आज इसका घमंड कैसे टूट गया। उसके बाद दीक्षा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उससे बातचीत करने लगता है। जब आपस में बातचीत होती है तो यहाँ पर दीक्षा कहती है कि अब मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है कि मेरा जो जेठ का लड़का है वो करंट से मर चुका है और उसका आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो सौरभ का नंबर ले लेती है और रात को करीब 9 बजे उसके पास फ़ोन करती है। जब फ़ोन पर सौरभ दीक्षा से बातचीत करता है, उसकी अपबीती के बारे में जानता है, तो यहाँ पर दीक्षा रो रो कर अपना हाल बताती है। तो सौरभ को भी बहुत बुरा लगता है। सौरभ कहता है कि मैं MBBS डॉक्टर बन चुका हूँ और मेरा खुद का एक क्लिनिक है, अगर आप चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। यहाँ पर दीक्षा कहती है कि मेरे
पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है, मैं कैसे रहूँगी, मुझे तो छुप कर रहना होगा। तो सौरभ कहता है कि आप अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर दीक्षा सौरभ को एड्रेस देती है और सौरभ दीक्षा के कमरे पर पहुंच जाता है। जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर दीक्षा सौरभ के पैरों में गिर जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया, मैं पैसे के लालच में आकर तुमको ठुकरा गई थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है। यहाँ पर सौरभ कहता है कि तुम टेंशन ना करो, मैं एक बड़ा वकील हायर करूँगा और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है सबके सामने आ जाएगी, आप टेंशन ना करो। बाद सौरभ दीक्षा को अपने घर पर ले जाता है और घर पर ले जाने के बाद उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट करवाता है। इधर एक अच्छे वकील को हायर किया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे भी साफ खुलासा होता है कि इस लड़के की सर में चोट लगने की वजह से जो करंट लगा था उसकी वजह से इसको एक झटका लगा था और जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। यहाँ पर जो दीक्षा है उसे बेकसूर ठहराया जाता है और जो सौरभ होता है वो मंदिर में जाकर दीक्षा के साथ में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और यहाँ पर दीक्षा है वो भी अपनी पढ़ाई आगे की स्टार्ट कर देती है। थोड़े दिन के बाद ही वो भी एक डॉक्टर बन जाती है। अब इन दोनों का जीवन बड़े ही प्यारपूर्वक तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों 2014 का ये वाक्य होता है और आज 2024 आ चुकी है, यानी कि उनकी शादी को हुए 10 साल हो जाते हैं और 10 साल के अंतराल में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उनको एक बहुत ही सुंदर बेटी भी हो जाती है। अब दोनों यही कहते हैं कि हमें इस बेटी के जीवन को सुधारना है और अपने जीवन को भी आगे इस तरह से लेके चलना है कि जो जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की पैसे के घमंड में आकर अपने प्यार को छोड़ जाती है और अपने पिता के कहने पर उसके देवर के साथ शादी भी कर लेती है, लेकिन यहाँ पर देवर उसके साथ में कुछ ऐसा करता है कि वो दूसरी लड़की के प्यार पर संग में पड़ जाता है और घर वाले उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि जो जेठ का लड़का मरा है उसको तूने मारा है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका पहला प्रेमी होता है इसको उस केस से भी छुड़वाता है और उसके बाद इसे अपने साथ भी रखता है, खुद इसके साथ में शादी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,